वेलकम बैक टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो इसको आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसकी वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। आज हम चैप्टर नंबर 8 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटीज़ की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल है क्या। जैसा कि हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल इज़ अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल इज़ अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे एक सिस्टम फॉलो होगा। सिस्टम का मतलब ये है कि कोई ना कोई हम बेस बनाएंगे, जिस बेस को इस्तेमाल करके हम एटम्स को, एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। सब्सटेंस की बात करते हैं जब भी केमिस्ट्री में हम बात करते हैं मैटर की, और सब्सटेंस का बुनियादी यूनिट एटम या एलिमेंट है। तो ये जो एटम और एलिमेंट की टर्म्स हैं ये हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं जब हम सब्सटेंसेस की बात करते हैं। तो बुनियादी इकाई है, तो बुनियादी इकाई को अरेंज किया जाएगा और फिर उनको मिला जुला कर कंपाउंड्स बनाया जाएगा, मॉलिक्यूल बनाया जाएगा और मज़ीद उनको फिर एवेल्यूएट किया जाएगा। तो बात शुरू होगी एटम या एलिमेंट से। तो उनके सिस्टमैटिक अरेंजमेंट जो है वो पीरियोडिक टेबल कहलाती है। एटॉमिक नंबर वो बुनियाद है जिसको इस्तेमाल करके एलिमेंट्स को किस में अरेंज किया गया, ग्रुप्स में और पीरियड्स में। बेसिकली ये अरेंजमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियड है। जो हमारा पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का वो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन एक्सट्रीम लेफ्ट और टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। इसका एटॉमिक नंबर हम जानते हैं कि 1 है। इसके बाद हीलियम है एक्सट्रीम राइट टॉप पे, और इसका एटॉमिक नंबर 2 है। इसके बाद जब हम लेफ़्ट पे आते हैं फिर हाइड्रोजन के नीचे तो लिथियम है, और इसका एटॉमिक नंबर 3 है। इसके बाद जब हम राइट पे जाते हैं तो लिथियम का हमसाया बेरिलियम है, और इसका एटॉमिक नंबर 4 है। इसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो फिर बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है। तो ये हमारा बन गया पीरियड 1, और ये शॉर्टेस्ट पीरियड है। इसमें 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। और ये हमारा बन गया पीरियड 2। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं। तो कुल मिला के पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। अब जब हाइड्रोजन के बाद हीलियम और हीलियम से फिर लिथियम आया तो ये हमारा ग्रुप बन गया ग्रुप 1, और ये ग्रुप में हाइड्रोजन है, लिथियम है, लिथियम के बाद सोडियम है, सोडियम के बाद पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है एंड फ्रांशियम है। तो ये एक पूरा ग्रुप बनता चला जाएगा। अब बात यह है कि जब एटॉमिक नंबर को बुनियाद बनाया गया एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, और लेफ़्ट से राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये एक हमने अरेंजमेंट स्टार्ट की, तो फिर जो सिमिलर ग्रुप्स में एलिमेंट्स आए उनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ मिलती जुलती थी, और इस चीज़ को हम कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं, रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं, यानी प्रॉपर्टीज़ डू रिपीट एट रेगुलर इंटरवल्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, properties of elements repeat at regular intervals। इसी को हम पीरियोडिसिटी कहते हैं।
इसलिए हमें एक बुनियाद चाहिए थी, एक बेस चाहिए थी जिसको बुनियाद बनाकर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते, ताकि एक सर्टन पैटर्न फॉलो होता और पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करने का जो हमारा मकसद है वो पूरा होता। वो तभी पूरा हो सकता था जब एक ग्रुप्स में पाए जाने वाले एलिमेंट्स और एक पीरियड में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ या सेम हो या ग्रेजुअली चेंज करें। और यहाँ पे आप ग्रेजुअल चेंज आपको मिलेगी, लेफ़्ट से राइट जाते हुए भी और डाउन द ग्रुप जाते हुए भी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हम देखते हैं। अब मिसाल के तौर पर फिज़िकल प्रॉपर्टी की बात करें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ वन ऑफ द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, एमपीज़ एंड बीपीज़। इसके अलावा डेंसिटी है, इसके अलावा इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं। Intermolecular interactions can be considered physical as well as chemical and biological because they eventually lead to some sort of a chemical change. बहरहाल अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम सिर्फ बात करें तो इसके अलावा एक और भी लिख लेते हैं, उनकी फेज़, आया ये सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या गैसेस हैं। तो जब इन चीज़ों को हम मिला के फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे तो एक बात आपको नज़र आएगी कि जो पहला मेंबर है या पहले दो मेंबर हैं वो लोअर होंगे एक ग्रुप में, बीपीज़ में और एमपीज़ में। उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उनके स्मॉल एटॉमिक साइज़ की वजह से लो होगा। अब ये है बात, क्योंकि ऊपर वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर लो है, स्मॉल है, एटॉमिक मास भी रिलेटिवली लो है। डेफिनेटली अगर एटॉमिक नंबर कम है तो फिर उनकी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस को और उनकी बॉन्डिंग की नोयत को तोड़ना आसान है। इसी तरह से डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इज़ m/v, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो आप डाउन द ग्रुप जाएंगे ये इंक्रीज़ करेगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस की बात करें तो जब मॉलिक्यूल्स बनेंगे ये इंटरेक्शंस तब आएंगी, लेकिन जो डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनकी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस जब वो मॉलिक्यूल में जाते हैं तो रिलेटिवली कम होती चली जाती हैं। जितना स्मॉल साइज़ उतनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। क्योंकि स्मॉल साइज़ का एक दूसरा मतलब ये भी है कि वो स्पीशी, वो सब्सटेंस, वो पार्ट ऑफ द सब्सटेंस इज स्टेबल। तो डाउन द ग्रुप जाते हुए स्टेबिलिटी का फैक्टर नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से डाउन द ग्रुप जाएं तो फिर इंटर मॉलिक्यूल्स, जब वही आइटम्स से डाउन द ग्रुप है मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। अब ये इसकी मिसाल हमने देखनी है तो ये हाइड्रोजन है जो ग्रुप 1 का पहला मेंबर है। गो के इसके बारे में एम्बिग्यूटीज़ हैं कि ये किस हद तक है ग्रुप 1 का मेंबर, लेकिन टू एन एक्सटेंट है। अगर है तो फिर इसको आप ग्रुप 17 के किसी एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्म करें जो कि पहला एलिमेंट होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF बॉन्ड इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। लेकिन इसी तरह से अगर आप फ्रांशियम लें जो कि ग्रुप 1 का लास्ट मेंबर है FR, और इसका बॉन्ड फॉर्म करें आयोडीन के साथ, तो यहाँ पे बॉन्डिंग के केस में भी, यानी अगर ये कोवलेंट बॉन्ड है जैसे कि ये है, ये भी रिलेटिवली वीक होगा डाउन द ग्रुप जाते हुए, इसमें स्ट्रांग होगा, इसमें रिलेटिवली वीक होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे तो वो भी हाइड्रोजन फ्लोराइड में ज़्यादा होंगी और फ्रांशियम आयोडाइड में वीक होंगी। एटॉमिक साइज़ के इंक्रीज़ के साथ न्यूक्लियस की होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिक्रीज़ करती चली जाती है। इस तरह से फिर जो है वो स्टेबिलिटी का फैक्टर इम्पैक्ट होता है। जो ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो लूजली हेल्ड हैं और वो फ्री मैनूवरिंग कर सकते हैं, वो जल्दी से एक्साइटेशन स्टेट में चले जाएंगे, डी एक्साइट हो गए, एनर्जी रिलीज़ करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और इस तरह से वो जो सिस्टम है मॉलिक्यूल का वो डेट्रीमेंटल होगा, उनकी एनर्जी रिस्टोर्ड नहीं रहेगी और नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। तो ये फिज़िकल बात है। फिर टॉप मेंबर्स यूजुअली गैसेस हैं, जैसे कि हाइड्रोजन भी गैस है और फ्लोरीन भी गैस है, लेकिन आप आयोडीन को देखें अगर ग्रुप 17 के लास्ट मेंबर को, इट्स अ सॉलिड। और इसी तरह से अगर आप फ्रांशियम को देखेंगे
रुबीडियम को देखेंगे, ग्रुप 1 के लास्ट 2 मेंबर्स को, ये भी आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। तो ये है बात, ये है वो पीरियोडिसिटी, ये है वो रेपिटेशन जो आपको मिलती है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के कॉन्टेक्स्ट में भी। और अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। अब हम अगर डियर स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहले कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लिखते हैं। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मिसाल के तौर पर आयोनाइजेशन एनर्जी, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मिसाल के तौर पर मेटालिक करैक्टर, मिसाल के तौर पर रिएक्टिविटी। अब अगर हम इनकी बात करें, ये भी पीरियोडिसिटी को फॉलो करेंगे, ये भी पीरियोडिसिटी को फॉलो करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ़्ट से राइट इंक्रीज़ करती है, सो इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। ज्यों ज्यों चार्ज डेंसिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज़ करती है और चार्ज डेंसिटी लेफ़्ट से राइट इंक्रीज़ करती है। वैलेंस शेल की तादाद में नहीं बढ़ते, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो चार्ज है, यानी प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर, ये एटम में एलिमेंट में इंक्रीज़ करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज़ करती चली जाती है। क्योंकि लव फॉर इलेक्ट्रॉन्स, एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत भी नेचुरली इंक्रीज़ करती चली जाती है, क्योंकि ऑलरेडी न्यूक्लियस इज़ हैविंग अ स्ट्रॉन्ग अफिलिएशन विद प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जबकि लेफ़्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स के रिलेटिवली कम है। मिसाल देखते हैं, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर इज़ 19, और यहाँ पे जाएं अगर इसके इसी पीरियड में हैलोजन को लें तो ब्रोमीन इसका पीरियड इसी पीरियड की है और 35 है। अब पोटाशियम का एटॉमिक नंबर इज़ 19 एंड ब्रोमीन इज़ 35, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ रिलेटिवली लो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ लो, whereas in case of bromine electron density is high। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को, अब ये KBr का ही बॉन्ड बना दें, ये म्यूचुअली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ब्रोमीन का एक पोटाशियम का, अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड हो और इसको कोवेलेंट कंसीडर किया जाए तो फिर ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ टिल्ट करता चला जाएगा। वैसे ये बाद में हम देखेंगे कि ये मेटल कौन सी नेचर का बॉन्ड है, लेकिन अगर इसको मैंने कहा है कि कोवेलेंट कंसीडर किया जाए, यानी म्यूचुअली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के नतीजे में KBr जुड़े हों, तो ब्रोमीन विल अट्रैक्ट दिस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इस केस में क्या बनेंगे? पोल्स, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के पोल्स बनेंगे। ये तो इस तरह से जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो आयनिक पोलराइज भी हो जाएगा। तो फिर इस बॉन्ड को आप कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। किस ट्रेंड की वजह से आया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। क्या कर रही है? इंक्रीज़ कर रही है लेफ़्ट से राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। और डाउन द ग्रुप अगर इसकी बात करें तो डिक्रीज़ करेगी। जितना एटॉमिक साइज इंक्रीज़ करेगा, स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में देख लें बात तो समझ आ जाएगी। जैसे अभी पहले बात की, इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन, न्यूक्लियस का कम होल्ड और लूजली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन या फ्री टू मूव इलेक्ट्रॉन इन देयर वेरियस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, और उसके नतीजे में फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज़। इसको आप अगर एग्जांपल से समझना चाहें तो फ्लोरीन विल हैव, ग्रुप 17 का पहला मेंबर है, इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4, फिगर में अगर बात करें तो 4 है, और जो इसका लास्ट मेंबर है एस्टाटीन, उसकी कम है। अब उसकी फ़िगर मुझे याद नहीं है, लेकिन फ्लोरीन इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यूँ यूँ अब डाउन द ग्रुप जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाएगी।
फ्लोरीन के पास ऐसा क्या है, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ है, एटॉमिक नंबर इज़ 9। अब 9 है और ब्रोमीन का 35 है, तो डेफिनेटली इसके पास ये सलाहियत ज़्यादा है, इसका न्यूक्लियस जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से करीब तर है, या इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से करीब तर हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड में फ्लोरीन इज़ गोइंग टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसके बाद हम अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, आयोनाइजेशन एनर्जी बाज़ाब्ता तौर पर वो एनर्जी है जो हमें रिक्वायर होती है किसी भी एटम के या एलिमेंट के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करने की सलाहियत, न्यूक्लियस की होल्ड से उसको रिलीज़ कराने की जो सलाहियत है, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये एनर्जी हमेशा इनपुट की फॉर्म में हमें देनी ही पड़ेगी, और रिएक्शन डायनामिक्स के केस में देखें तो ये हमेशा एंडोथर्मी in नेचर होगा, ये वाला फिनोमिनम। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब ये करैक्टर किनका है, मेटल्स का। मेटल्स किस साइड पे होते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी जो ग्रुप 1 से लेकर 12 तक के एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स हैं। इनमें अगर इस ट्रेंड को स्टडी किया जाए, आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड को, तो लेफ़्ट से राइट जाते हुए मेटालिक करैक्टर क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। मेटालिक करैक्टर डिक्रीज़ करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज़ करेगी। जैसे ही मेटालिक करैक्टर डिक्रीज़ करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज़ करेगी। अब एक्सट्रीम लेफ्ट पे प्योर मेटल्स हैं। प्योर मेटल्स का मतलब ये है कि इनके वैलेंस, इनके एटॉमिक नंबर कम है, इनका एक फ़िक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर है, बिल्कुल रिलेटिव जाते हैं, अप्रोप्रिएट एक वैल्यू है ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो ग्रुप 1 है के एलिमेंट्स हैं, इनका +1, और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हैं इनका +2 होगा, क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज़ फिक्स्ड। लेकिन जब आप ग्रुप 3 से 12 यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में चले जाएंगे, ग्रुप 3 to 12, तो फिर जो है वो वेरिएबल हो जाएंगे, क्या, ऑक्सीडेशन नंबर्स। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वजह से मेटालिक करैक्टर इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड नेगेटिवली, क्योंकि किसी का +1 है, किसी का +2 है, किसी का +3 है, +4 है, तो ये जो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ हैं उनको वेरी करेगा। पहली आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम, उसकी अगले की उससे ज़्यादा, अगले की उससे ज़्यादा, तो ये एक फिर एवरेज निकालनी पड़ेगी। इनकी फ़िक्स्ड आयोनाइजेशन स्टेट है ग्रुप 1 और 2 की, तो ये आयोनाइजेशन ऑक्सीडेशन स्टेट्स फिक्स्ड हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ भी फिक्स्ड हैं। दे आर मोर पर्सोनिफाइड मेटल्स इन द सेंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये हमने देख लिया, लेफ़्ट से राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ गोइंग टू बी डिक्रीज्ड एज यू मूव फ्रॉम ग्रुप 1 टुवर्ड्स ग्रुप 12। डाउन द ग्रुप जाएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। लेफ़्ट से राइट जाएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। मैंने बताया एवरेज की बात आ जाएगी, क्योंकि 3 से 12 तक के एलिमेंट्स के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। 1 2 3 4 कंसेक्टिव आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ हैं, उनका क्यूमुलेटिव सम निकलेगा तो वैल्यूज़ जो है उसकी बढ़ जाएगी। लेफ़्ट पे वाले एलिमेंट्स जो हैं फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फिक्स्ड है। इसी तरह से जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक साइज़ की इंक्रीज़ करने के साथ न्यूक्लियस की होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे कम होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है उनकी और कम होती चली जाएगी। स्मॉल साइज आइटम मोर स्टेबल, इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करना वैलेंस शेल से डिफ़िकल्ट, एटॉमिक साइज़ की इंक्रीज़ करने के साथ आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। ये भी एक पीरियोडिक ट्रेंड बन गया। तीसरी चीज़ जिसको हमने देखना है वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अगर हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करें तो दिस इज़ एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट या एटम या एलिमेंट। एबिलिटी किस चीज़ की है, टू फॉर्म नेगेटिव आयंस। आयोनाइजेशन एनर्जी के केस से पॉजिटिव आयंस फॉर्म होते हैं,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में नेगेटिव आयंस फॉर्म होते हैं। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन इज एडिड इन वैलेंस शेल। अब अगर हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है किसी सब्सटेंस के एलिमेंट के वैलेंस शेल में, तो इसके लिए रिएक्शन डायनामिक्स में अगर देखेंगे, रिएक्शन डायनामिक्स में देखेंगे तो इट कुड बी एक्सोथर्मिक इन नेचर एज वेल, इट कुड बी एंडोथर्मिक इन नेचर एज वेल। यानी एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में जा भी सकती है, वो माइनस डेल्टा एच के साथ लिखी जाएगी। एनर्जी सराउंडिंग से हमें देनी पड़ेगी तो चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव एच के साथ लिखी जाएगी। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या करवाना है? इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है वैलेंस शेल में। अब जितना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना सिस्टम में आसान होगा। जितनी चार्ज डेंसिटी कम है, इसका मतलब ये है कि उसके वैलेंस शेल में ऑक्यूपेंसी ज़्यादा हैं, खाली जगह ज़्यादा हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी कम होगी। एक आधा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना पड़े, एक आधा स्पेस ऑर्बिटल में अवेलेबल हो, एनर्जेटिकली फेवरेबल है, स्टेबल हो जाएगा सिस्टम। मोर देन वन स्लॉट्स अवेलेबल हैं, 2 3 4 5, जितने ज़्यादा होते चले जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है उसकी कम होती चली जाएगी। मतलब यह है कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक से एंडोथर्मिक की तरफ चला जाएगा, क्योंकि आप उसको स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन सफिशेंट नहीं, तो वो जल्दी उसको अकोमोडेट भी नहीं कर पाएगा, बल्कि मज़ीद अनस्टेबल होगा जब तक कि सारे स्लॉट्स को फिल ना कर दिया जाए। अब अगर आप इसको एग्जांपल से समझना चाहें तो ये हमारा ग्रुप 1 का एक एलिमेंट है सोडियम, ये हमारा ग्रुप 17 का एक एलिमेंट है फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका 9 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब इसके वैलेंस शेल में s में एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर आपने इसको स्टेबल करवाना है तो इसकी p में भी 5-6 इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे, क्योंकि p 3 में p भी है। तो अब यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन इसको देने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 7 इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो ये स्टेबल होगी, लेकिन ये आसान नहीं है। ये इसको लूज़ करना रेडिली पसंद करेगा, यानी ये आयोनाइजेशन एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात समझ आएगी कि वो इसकी कम होगी। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपना ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंप्लीट कर लेगा सेकंड शेल, मेन एनर्जी लेवल, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ अगर फ्लोरीन के वैलेंस शेल में चार्ज डेंसिटी की बात करनी है, ये देखें 1s2 2s2 2p5, एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ जगह खाली है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये इट्स गोइंग टू बी एक्सोथर्मिक इन नेचर, एनर्जेटिकली फेवरेबल है। जबकि उसके केस पे, सोडियम के केस में जो है वो एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है। दिस इज़ गोइंग टू बी an exothermic system in case of fluorine, and it's going to be a strongly endothermic system for sodium if you are going to add 1 2 or any number of electrons in valence shell of sodium, वो उसके लिए एनर्जेटिकली feasible नहीं है, इसके केस में है। दिस इज़ गोइंग टू बी एंडोथर्मिक। इसलिए जो मेटल्स हैं वो नेगेटिव आयंस फॉर्म नहीं करते, वो पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से। ज़्यादा होने का मतलब यह है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, उनका लव फॉर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। रिएक्शन इज़ गोइंग टू बी एक्सोथर्मिक इन नेचर। डाउन द ग्रुप जाएंगे, जितना एटॉमिक साइज़ बढ़ता चला जाएगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ता चला जाएगा, अफिलिएशन फॉर इलेक्ट्रॉन इज़ गोइंग टू बी इम्पैक्टेड नेगेटिवली, तो सिस्टम इज़ गोइंग टू मूव फ्रॉम एक्सोथर्मिक टू एंडोथर्मिक। तो ये भी एक पीरियोडिक ट्रेंड बन जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे मेटालिक करैक्टर की। मेटालिक करैक्टर इज एबिलिटी टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, यानी वो सब्सटेंसेस जिनकी आयोनाइजेशन, दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं ऐसे एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ लो, यानी उनके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करवाना रिलेटिवली आसान है। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कराना आसान है,
लेकिन अगर यही काम आप फ्लोरीन के साथ करवाना चाहें तो इट्स गोइंग टू बी एक्सीडिंगली डिफ़िकल्ट। तो यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू वेरी लो होगी, यहाँ एक्सट्रीमली हाई होगी। तो मेटालिक करेक्टर इज़ द एबिलिटी टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, यूनिपॉजिटिव, डाई पॉजिटिव, एनी नंबर ऑफ positivity, electropositivity. So this is metallic character is electropositivity in other words. लेफ़्ट से राइट डिक्रीज़ करता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करता है। जितना एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस की होल वैलेंस शेल्स पे कम, इलेक्ट्रॉन लूज़ कराना आसान, मेटालिक करेक्टर यानी पॉजिटिव आयन फॉर्म करना आसान, मेटालिक करेक्टर विल इंक्रीज़। लेकिन अगर आप और लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो मेटालिक करेक्टर डिक्रीज़ करता चला जाएगा। वजह क्या है, पहले भी देख चुके हैं, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, वैलेंस शेल में ऑक्यूपेंसीज बहुत कम है, वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी चाहेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी, ना कि आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी एक्सट्रीमली हाई होगी, यानी वो चाहेगा कि उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो, ना कि वो ये चाहेगा कि वो उसको एनर्जी दी जाए और वो अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करवाए। अगर करवाना पड़े बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी दरकार होगी। तो लेफ़्ट से राइट जाते हुए मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आल्सो इंक्रीजेस। तो ये भी एक पीरियोडिक ट्रेंड बन जाएगा। एक्टिविटी की अगर बात करें तो जितना स्मॉल साइज़ होगा उतनी ही जल्दी स्पीशी जल्दी इंटरेक्ट करके तो स्टेबल होना चाहेगी। तो डाउन द ग्रुप आप जाएँ तो रिएक्टिविटी decreases. Reactivity decreases with the increase of atomic size. In just reactivity के कॉन्टेक्स्ट में अमूमी बात कर रहे हैं। अमूमी बात करेंगे तो स्मॉल साइज़ वाला जल्दी स्टेबल होना चाहेगा, जल्दी बॉन्ड फॉर्म करेगा। और इसको दूसरे लेफ़्ट से राइट अगर आपने देखना है तो लेफ़्ट से राइट भी ये ट्रेंड रिएक्टिविटी के सेंस में ऐसे ही चलेगा। लेफ़्ट वाले इलेक्ट्रॉन लूज़ करके बॉन्ड फॉर्म करना चाहेंगे और राइट वाले इलेक्ट्रॉन गेन करके। और जितनी ज़्यादा ऑक्यूपेंसीज होंगी किसी के वैलेंस शेल में उतना डिफ़िकल्ट है, उतनी उसकी रिएक्टिविटी कम है। और जितनी लेस ऑक्यूपेंसीज होंगी उसके वैलेंस शेल में उतना जल्दी वो इंटरेक्ट करेगा। इसी तरह किसी के वैलेंस शेल में सिर्फ एक आधा इलेक्ट्रॉन है तो जल्दी से लूज़ कर लेगा। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते जाएंगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती चली जाएंगी, वेरियस एनर्जीज़ की चेंजेस इन्वॉल्व होंगी, तो उसकी रिएक्टिविटी रिलेटिवली कम होगी। तो इसको आपने इस तनाजुर में समझना है। ये भी एक ट्रेंड बनता चला जाएगा अगर आप इसको फॉलो करें तो। बहरहाल ये रिएक्टिविटी भी एक सिमेट्रिकली अप्लाइड होने वाली चीज़ है, चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कॉन्टेक्स्ट में, स्मॉलर साइज़, लार्जर साइज़, ऑक्यूपेंसीज इन वैलेंस शेल्स, सबको मिला के आप देखें तो ये भी एक ट्रेंड बनता है। तो अब अगर हम एक अमूमी सतायराना सा नज़र पीरियोडिक टेबल पर डालें तो इसमें ग्रुप्स की तादाद 18 है। ग्रुप नंबर जो है वो ये बताता है कि इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, यानी ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करने की सलाहियत रखता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। हमने बात की ग्रुप 1 और 2 की। ग्रुप 1 का +1, ग्रुप 2 का +2, और इसी तरह से ग्रुप 3 की अगर बात करें तो +3। लेकिन यहाँ 3 से 12 तक जब जाते हैं हम तो इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ये वाले। इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं। जो ग्रुप नंबर वाला ऑक्सीडेशन नंबर है वो उनका है, लेकिन इसके अलावा 3 से 12 ये वाले जो एलिमेंट्स हैं 3 से 12 तक इनमें वेरिएशंस भी हैं, लेकिन 1 और 2 के फिक्स्ड हैं। फिर ये यहाँ पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे ग्रुप्स में बात करें ग्रुप नंबर 13 की, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप 14 एंड 15, ये मेटलॉइड्स हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ लाई करती हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो आपको प्लस में भी मिलेंगे, माइनस में भी मिलेंगे। कौन कौन से हैं इसमें एलिमेंट्स, मेंबर्स कौन से हैं, ग्रुप्स कौन? बोरॉन फैमिली है, बोरॉन फैमिली है, कार्बन फैमिली है, इसके अलावा नाइट्रोजन फैमिली है। ये 13, 14, 15 फॉर्म करते हैं। जो 16 है ये ऑक्सीजन फैमिली है। इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये -2 है एज अ रूल, और वेरिएशन फिर है। फिर ग्रुप 17 में जाएं तो हैलोजेंस हैं, हैलो और जिन्स।
हैलोजेंस जो हैं ये -1 के साथ आपको मिलेंगे एक्सेस स्टेट में। इस तरह से ग्रुप 18 में जाएंगे तो ये नॉन रिएक्टिव है, इनका वैलेंस शेल 2 या 8 इलेक्ट्रॉन से फिल्ड है, इनको नोबल गैसेस कहते हैं, ये नॉन रिएक्टिव हैं। अब ये देखें, अगर हम यहाँ पे बोरॉन को, एटॉमिक नंबर है इसका 5, 1s2 2s2 और 2p1, तो ये आप देखें यहाँ पे ये p का एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगी, s और p के मिला के 3 भी लूज़ कर देगी, 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर सके तो वो भी कर लेगी। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 है, 2s2 है एंड 2p2 है। वैलेंस 2p2, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो +4 भी होगी और -4 भी होगी और इसके बीच में कोई भी हो सकती है। नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज़ गोइंग टू बी 7, 1s2 2s2 2p3। यहाँ पे भी वही इसी तरह की सूरत हाल है, मेटलॉइड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, बोथ इन प्लस एंड बोथ इन माइनस। +3 भी इसकी, -3 भी मिलेगी आपको, इसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके भी स्टेबल हो सकती है, +5 भी मिलेगी इसकी आपको, 5 इलेक्ट्रॉन लूज़ भी कर सकती है। मिसाल देखनी है तो इनसे नाइट्रोजन की देख लेते हैं। ये इसका एक ऑक्साइड है N2O, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। ऑक्सीजन का यहाँ -2 है, N2 is 2, N2 is, and for each nitrogen atom is 2/2, it's +1 in this case। और इसी तरह नाइट्रिक एसिड में अगर नाइट्रोजन का निकालना है तो +1 फॉर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का निकालना है, -2 फॉर ऑक्सीजन, 3 एटम्स हैं, तो +1 -6 प्लस n इज इक्वल टू 0, -5 प्लस n इज इक्वल टू 0, n इज गोइंग टू बी +5 इन दिस केस। तो ये है इसकी वेरिएशन इनकी मेटलॉइड्स की। पीरियड्स की बात करें तो 7 पीरियड्स हैं। Period 1 is the shortest period, it consists of only 2 elements। 2 and 3 consists of 8 elements, 8 elements each। 4 and 5 are long periods, they consist of 18 elements each। 6 and 7 में लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स भी आ जाते हैं। लेंथिनाइड्स ये हैं और एक्टिनाइड्स ये हैं, यहाँ से आगे चलते हैं। वजह क्या है, ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वेरिएबिलिटी वजह है, लेकिन ये इन्हीं का हिस्सा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का 3 से 12 तक का। तो इसकी वजह से जो एलिमेंट्स की तादाद है वो फिर यहाँ बढ़ जाती है। 18 तो हैं ही हैं, बाकी गिने 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32। तो लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स की शमूलियत की वजह से जो पीरियड 7 और 6 और 7 है, इनके हर मेंबर की, हर पीरियड की तादाद के एलिमेंट्स की तादाद 32 है। तो दे आर वेरी लॉन्ग पीरियड्स। अब हम सिमिलैरिटीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन सेम ग्रुप्स की अगर बात करें तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को देखें तो ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं, ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। दिस ऑक्साइड इज़ कॉल्ड नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड का मतलब ये है कि ऑक्सीजन अपने नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर -2 के साथ यहाँ मौजूद है, और यही ऑक्साइड जब पानी से इंटरेक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, बेस, और साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब ये देखें, यही काम आप इसके दूसरे मेंबर से भी करवाना चाहें, यानी पोटाशियम के साथ, ये भी नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म कर देगा K2O नेचर का। यही K2O फिर पानी के प्रॉक्सिमिटी में लाया जाए तो बजाय आयोनाइज होने के ये क्या फॉर्म करेगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ क्या इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस। ये एक ट्रेंड है, ये सिमिलैरिटीज़ इन प्रॉपर्टीज़ है। इसी तरह से मेटल है तो नॉन मेटल से इंटरेक्ट करवाएंगे तो आपको एक आयनिक कंपाउंड मिलेगा, सोडियम से क्लोरीन तो सोडियम क्लोराइड। पोटाशियम है, इसको भी नॉन मेटल से इंटरेक्ट कराएं, आयनिक इंटरेक्शन मिलेगी पोटाशियम ब्रोमाइड की फॉर्म में। तो ये है वो सिमिलैरिटीज़ इन कैरेक्टरिस्टिक। इसी तरह से
और एक और बात कि ये जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो इलेक्ट्रॉन, अब सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, मोनो पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं। सोडियम ने किया सोडियम क्लोराइड फॉर्म करने के लिए, पोटाशियम ने किया पोटाशियम ब्रोमाइड फॉर्म करने के लिए। ये भी इनकी सिमिलैरिटी इन कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरह से ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की बात करें तो इसका एक मेंबर लें कैल्शियम, ये +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। मैग्नीशियम भी ग्रुप 2 की मेंबर है, ये भी अपने वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत रखती है। फिर ये दोनों ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म कर देंगी, नॉर्मल ऑक्साइड। मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करके नॉर्मल ऑक्साइड MgO नेचर का फॉर्म कर देगी। इन्हीं ऑक्साइड्स को आप वाटर की प्रॉक्सिमिटी में लाएंगे तो अगेन हाइड्रोक्साइड्स, बेसिस, अल्कलीज फॉर्म होंगी। इसी तरह से ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको वाटर से इंटरेक्ट करेंगे, ये भी एक बेस फॉर्म कर देगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ वाटर हाइड्रोजन गैस। तो ये इनके ट्रेंड्स हैं, सिमिलरिटीज़ इन कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेम ग्रुप्स। ग्रुप 3 से 12 के एलिमेंट्स की बात करेंगे, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये कलर्ड कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं सारे के सारे, और ये कॉपर है मिसाल के तौर पर, तो आप इसको लाएं नॉन मेटल की प्रॉक्सिमिटी में तो आपको एक सॉल्ट मिलेगा, ये कलर्ड होगा। इसी तरह से आप जिंक है, जिंक को लाएं क्लोरीन के प्रॉक्सिमिटी, ZnCl2 बनेगा, कलर्ड होगा। ये कलर्ड कंपाउंड्स फॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं और सेंट्रल मेटल एटम के तौर पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वजह से कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करने की सलाहियत भी रखते हैं, जिसकी तफसील हम अभी नहीं देखेंगे। लेकिन ये सिमिलैरिटीज़ इन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है। ग्रुप 17 की हम बात करते हैं, हैलोजेंस की, नॉन मेटल्स की। फ्लोरीन है, ये यूनी नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके यूनी नेगेटिव आयन फॉर्म करने की सलाहियत रखता है। मिसाल के तौर पर सोडियम है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया जैसे कि हम जानते हैं, तो फ्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो बॉन्ड क्या बना, आयनिक नेचर का, सोडियम फ्लोराइड। इसके अलावा हैलोजेंस हैं, तो वाटर से इंटरेक्ट कर लेंगे, HX हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड्स बनेंगे और साथ जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ होगा। तो ये HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड्स या एसिड्स फॉर्म करेंगे। जब भी आप इनको वाटर की प्रॉक्सिमिटी में लाएंगे दे विल फॉर्म एसिड्स। तो ये इन सब का कैरेक्टरिस्टिक है, सब फॉर्म करेंगे अपनी अपनी नौइयत का एसिड। ब्रोमीन को लाएंगे तो ये वाटर HBr, यह हाइड्रोक्साइड आयन, या अब हाइड्रोक्साइड आयन किसी भी पॉजिटिव स्पीशी के साथ इंटरेक्ट करके कुछ और बन जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे सोडियम ले आए आयन, तो इसको आप इससे इंटरेक्ट करा के साथ एक बेस भी हासिल कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहरहाल ये एक साइड रिएक्शन है जो खुद करवाना पड़ेगा। मेन प्रोडक्ट आपकी हाइड्रोजन हैलाइड होगी, जो कि सब ग्रुप 17 के एलिमेंट्स का खासा है, कैरेक्टरिस्टिक है। 16 के एलिमेंट्स की अगर बात करें, ऑक्सीजन फैमिली की, इनके भी ये अब ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकती है, क्योंकि इसका अगर एटॉमिक नंबर देखें आप ऑक्सीजन का तो 8 है, यानी 1s2 2s2 2p4, तो +2 चाहिए इसको। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके ऑक्सीयम आयन फॉर्म करेगी। ऑक्सीयम आयन भी कह सकते हैं, ऑक्साइड आयन भी कह सकते हैं। तो ये वाला आयन जो है ये यहाँ पे फॉर्म होगा और ये 2 होंगे क्योंकि बैलेंस करना है। तो 2 ऑक्साइड आयन्स आर फॉर्म्ड विद द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बाय 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसका दूसरा मेंबर सल्फ़र है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ काफ़ी कुछ फॉर्म करेगा। वाटर के साथ इंटरेक्ट कराएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड तक बात चली जाएगी, तो ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट भी है इसमें। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये काफ़ी सारे मल्टीपल नेचर के कंपाउंड्स फॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। फिर ये आपस में भी इंटरेक्ट कर सकते हैं और ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड भी फॉर्म हो सकता है।
और इस तरह से ये सिलसिला वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ चलता जाएगा। तो इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीजन का बहुत कम वेरिएशन है, नीचे जाएंगे तो इंस्टेबिलिटी की वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स जाते हैं। तो कह सकते हैं कि इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी हैं, लेकिन ऑक्सीजन भी नॉर्मल ऑक्साइड्स के अलावा पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड फॉर्म करती है, लेकिन इसकी तफसील में हम नहीं जाएंगे। कह सकते हैं कि ग्रुप 16 के एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। मिसाल, ऑक्सीजन भी वेरिएबल शो करता है, मेटल्स के साथ इंटरेक्ट करेगा तो नॉर्मल ऑक्साइड भी फॉर्म करेगा। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है ऑक्सीजन के एटम का -2 है, ये नॉर्मल ऑक्साइड कहलाता है। इसी तरह से लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में Na2O2 नेचर का, इसको कहते हैं पर ऑक्साइड। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ऑक्सीजन आपके सामने है -1 है, इसको NaO भी लिख सकते हैं। और तीसरा ऑक्साइड जो है, जो ये फॉर्म करने की सलाहियत सुपर ऑक्साइड कहते हैं, इसमें हर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -12 है, तो ये NaO2 नेचर का कंपाउंड बनेगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ऑक्सीजन आइटम इज़ -12 इन दिस केस। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चलते हैं। इन विच पीरियड एंड ग्रुप यू विल प्लेस द एलिमेंट विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोलर सेल। सोलर सेल में होता ये है कि सोलर एनर्जी सनलाइट की रेडिएशन की प्रेजेंस में आप उस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स नॉक ऑफ कराते हैं। मैंने एलुमिनियम लिखी है, ये +3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने की सलाहियत रखती है। तो ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसको ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कंडक्ट होते हैं, जिसके नतीजे में जो एनर्जी जनरेट होती है, इससे फिर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। तो वो सब्सटेंस यहाँ यूज़ होगा जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने की सलाहियत रखे और सूरज के साथ और कोई इंटरेक्शन ना दे सके, ये भी देखना है। इस केस में फिर जो सिलिकॉन एलिमेंट है वो इस मामले में फॉर्मिडेबल है। तो ये लाई करता है ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14th ग्रुप में है, और इसका पीरियड जो है वो 3rd है। सिलिकॉन खुद भी इंटरेक्ट नहीं करती और Si+4 तक 4 इलेक्ट्रॉन एक ही गो में, एक एटम इसका एलिमेंट लूज़ करने की सलाहियत रखता है। ख़ुद सूरज से इंटरेक्ट भी करके कुछ और भी नहीं बनाएगी, वो भी ज़रूरी है, वरना तो हमारी सोलर प्लेट्स जो है वियर एंड टियर का शिकार हो जाएंगी रिएक्टिविटी के नतीजे में उस सब्सटेंस की। तो यहाँ इसका आंसर सिलिकॉन है। ये हमने देख लिया है कि 3rd पीरियड है और 14th इसका ग्रुप है। 3rd पीरियड एंड 14th ग्रुप। तो ये इसका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये थोड़ा टेक्निकल था और ये अच्छा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट। बी इसकी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये बात शायद मैं पहले नहीं बता सका, ये पहले हम देख लेते हैं। ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स और एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनके वेलेंस शेल में सोडियम के एग्जांपल से देखा एस ब्लॉक इन्वॉल्व है, एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। ग्रुप 3 से 12, 3 to 12, इनको हम कहते हैं डी ब्लॉक। इनका वेलेंस शेल डी ब्लॉक में फिल हो रहा होता है ऑर्बिटल के कॉन्टेक्स्ट में, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक को हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनके वैलेंस शेल में आपको पी ब्लॉक ज़रूर मिलेगा। और जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इनके वैलेंस शेल में आपको एफ ब्लॉक मिलेगा, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का हिस्सा होते हुए भी अलहदा प्लेस किया गया है। इस तरह से हमारे पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहा है तो इनकी एन, डी और एन एस है। वैलेंस शेल में एस भी होता है और डी भी इन्वॉल्व होता है, और कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन वो उसने लिखे नहीं है, ये हर एक के वेरी करते हैं। ये मैंने कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ की है आपको बताने के लिए कि वो क्या कह रहा है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, 3p में 6, 4s में 2, 4s प्रीसीड्स 3d इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनर्जी और 3d में 9। तो ये है
ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए यही केस रहता है। वैलेंस शेल में एस और डी दोनों इन्वॉल्व हैं। विच इज़ द सॉफ्टेस्ट मेटल, ये जो सोडियम मेटल है इट्स गोइंग टू बी द सॉफ्टेस्ट ऑफ ऑल बिकॉज इट हैज़ लेस एटॉमिक नंबर, इसका कम है 4। A yellow solid element exists in allotropic forms which is also present in fossil fuels. Sulfur is a yellowish in color और ये ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करके हमारी फ़िज़ा में सल्फ़र डाइऑक्साइड वगैरह बनाती है। ये फॉसिल फ्यूल का इंग्रेडिएंट है, वॉल्केनिक एरप्शंस का भी इंग्रेडिएंट है और ग्रीन हाउस गैस भी है सल्फ़र डाइऑक्साइड। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन नाइट्रोजन एक्सेप्ट, नाइट्रोजन का एटॉमिक ये है पार्ट 5। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 2p3 3 5 एंड 7। तो कह रहा है एक्सेप्ट कितने कर सकता है, 3 तो कर सकता है, यानी +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट, -3 का ऑक्सीडेशन स्टेट और गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन -3, तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये जा सकता है। कैन एक्सेप्ट आंसर 3 है इसका आंसर, बी पार्ट। Which element is the most reactive one? In this case, fluorine is the smallest atomic size, most reactive. Part 8 says, in what order does the metallic character change in group? तो ये एक तरतीब फॉलो करता है। अब ये इसने जो तरतीब सबसे उल्टी लिखी हुई है डी में, ये चलेगा इस तरह से। बेरियम इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये मोस्ट मेटालिक, फिर स्ट्रॉन्शियम जो उससे ऊपर है, फिर कैल्शियम और फिर मैग्नीशियम। तो पार्ट 7 पे चलते हैं। विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो लास्ट मेंबर जो है वो ग्रुप 1 का फ्रांशियम है। इसने रुबीडियम और सीजियम तक दिया है, फ्रांशियम नहीं दिया। सीजियम इस पे लास्ट मोस्ट कंसीडर करना पड़ेगा, इसका डी है। इन व्हाट ऑर्डर डज द मेटालिक करेक्टर चेंज इन द सेकंड ग्रुप, इसका डी करेक्ट है क्योंकि मेटालिक करेक्टर डाउन द ग्रुप जाते हुए बात कर चुके हैं, इंक्रीज़ करता है। तो फिर ये बेरियम से रिवर्स ऑर्डर में चलाएंगे, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। 9 says which of the following best describe the correct order of oxygen, fluorine and nitrogen? ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन की बात कर रहा है। नाइट्रोजन जो है वो ग्रुप 15 का है, फ्लोरीन 17 का, ऑक्सीजन 16 का। तो बात कर रहा है एटॉमिक रेडियाई की। एटॉमिक रेडियाई लेफ़्ट से राइट जाते हुए एटॉमिक नंबर के इंक्रीज़ करने की वजह से इंक्रीज़ करना चाहिए, लेकिन करता नहीं क्योंकि वैलेंस शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज़ नहीं करता, सिर्फ चार्ज डेंसिटी या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ करते हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस की होल्ड वैलेंस शेल पे बढ़ती जाती है, प्रोटॉन नंबर भी तो इंक्रीज़ करेगा इलेक्ट्रॉन नंबर के इंक्रीज़ के साथ। तो लेफ़्ट से राइट एटॉमिक रेडियाई श्रिंक होता है। तो फिर जो एक्सट्रीम राइट पे है फ्लोरीन, वो उसका जो एटॉमिक रेडियाई है वो स्मॉलेस्ट है, उसके बाद एटॉमिक रेडियाई ऑक्सीजन का, और उसके बाद एटॉमिक रेडियाई जो है वो नाइट्रोजन का। तो इस तरह से आप इसको अरेंज करेंगे, यानी फ्लोरीन का लेस है ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन का लेस है नाइट्रोजन से। इसकी सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। Part 10 says the element having less value of ionization energy and less value of electron affinity is likely going to belong to 1. लेस वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की लेस है, इजीली वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। इसका ये पार्ट इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2 सेज व्हाई वाज एटॉमिक नंबर चूजन टू, क्योंकि एटॉमिक नंबर के केस में पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी ग्रेजुअल इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़, इसलिए पीरियोडिक एटॉमिक नंबर को पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, देयर इज़ अ रेगुलर अरे ऑफ अरेंजमेंट, रेगुलर रेपिटेशन, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ जिसको कहेंगे। एटॉमिक मास के कॉन्टेक्स्ट में अर्लियर पीरियोडिक टेबल्स हुए थे, लेकिन उससे काफ़ी सारी डिस्क्रिपेंसीज थी और एक सिस्टम फॉलो नहीं होता था। सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड पीरियोडिक, पीरियोडिक मीन्स रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ एट रेगुलर इंटरवल्स। Why does the size of a period increase? डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर के बढ़ने की वजह से साइज़ ऑफ द एटम इंक्रीज करता है।
4 says in a group the element has the same number of electrons in outermost shell. Why is it so? सिमिलर ग्रुप्स में है तो उनका ग्रुप नंबर ही उनका एक किस्म का ऑक्सीडेशन स्टेट है या वैलेंस शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये है ग्रुप पहला एलिमेंट ग्रुप 1 का हाइड्रोजन। इसके वैलेंस शेल में इसका वैलेंस शेल सिर्फ एक ही है, यानी फर्स्ट शेल, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, यानी पहले एनर्जी लेवल में फिलिंग है। इसके बाद हाइड्रोजन के बाद आता है लिथियम, दूसरा मेंबर है, इसमें 2 आ जाएंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 है, 2 पहले में 1 ही अगले में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, सिर्फ जो है वो क्या चेंज होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तीसरे नंबर पे आता है सोडियम। इसमें अब एक और शेल इंक्रीज़ कर जाएगा, एटॉमिक नंबर बढ़ गया, बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तीसरे में, पहले में 2, दूसरे में 2, sp ऑर्बिटल है दूसरे में, s में 2, p में 6, 8 हो गए, 8 और 2 10 और वैलेंस शेल में 1 11। तो इस तरह से एक ही ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाएँ तो हर पीरियड के साथ एक मेन एनर्जी लेवल इंक्रीज़ करेगा, लेकिन वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा फॉर द सेम ग्रुप। 5 says do you expect कैल्शियम टू बी मोर रिएक्टिव दैन सोडियम? सोडियम जो है ये ग्रुप 1 की है और इसका पीरियड जो है वो 3 है। कैल्शियम इज़ ग्रुप 2, पीरियड जो है वो इसका 4 है। अब यहाँ वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाह रहा है? सोडियम ये डायगोनल्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, यानी ये डायगोनल्स ऐसे इनमें भी प्रॉपर्टीज़ की कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ होती है जो डायगोनल्स एक पीरियोडिक टेबल में फॉर्म होते हैं। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 20 है। इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 1 आयोनाइजेशन एनर्जी वाला जल्दी से स्टेबल हो जाएगा रिएक्ट करके, तो इसलिए मेरे ख़्याल में सोडियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा यहाँ पे और जल्दी से इंटरेक्ट कर जाएगा क्योंकि इसकी 1 आयोनाइजेशन एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 सेज विच एलिमेंट ऑफ पीरियड 3 हैज़ मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस एंड विच हैज़ द मिनिमम। अब मैक्सिमम के लिए एक्सट्रीमली लेफ़्ट से राइट जाते जाएं तो नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ नहीं करते, जैसे कि भी ग्रुप के केस में देखा कि करते हैं, लेकिन लेफ़्ट से राइट में इंक्रीज़ नहीं करते, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ इंक्रीज़ होती है एक हद तक। तो थर्ड पीरियड की बात कर रहा है तो अमूमन आप देखें तो ये जो एटॉमिक नंबर 14 है सिलिकॉन तक, यहाँ तक जो है ये एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा और इसके बाद चार्ज डेंसिटी मज़ीद बढ़ने के साथ श्रिंक होता जाएगा। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन इसका जो है ये एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है और जो सबसे कम एटॉमिक रेडियस है वो डेफिनेटली सोडियम का ही कंसीडर होगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। सो इट हैज़ टू बी लो, यानी लो से एटॉमिक रेडियस थोड़ा सा पहले बढ़ता है और फिर कम होता है। तो सोडियम इज़ गोइंग टू बी लीस्ट एंड सिलिकॉन इज़ गोइंग टू हैव मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस। लिख लें आप इसको, सोडियम लीस्ट, सिलिकॉन लेस्ट, मैक्सिमम। I are the most electronegative elements present in 6th and 7th groups। बात हमने की थी चार्ज डेंसिटी की और वैलेंस शेल में ऑक्यूपेंसीज की। तो 16 और 7 के जो वैलेंस शेल में ऑक्यूपेंसीज हैं वो 1 या 2 हैं। 16 में 2 हैं, ये O2 माइनस साइन फॉर्म करेगा 16 वाला, और 17 वाले में 1 है, ये एक नेगेटिव फ्लोरीन, ये एक यूनी नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा, ये डाई नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा। पार्ट 8 से द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज़ ऑलवेज लेस। उसकी वजह यह है कि पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कराना आसान है, बाकी फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे न्यूक्लियस की होल्ड ज़्यादा होती है, तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ गोइंग टू बी मोर। पार्ट 9 से इज इट पॉसिबल फॉर 2 मेटल्स और 2 नॉन मेटल्स टू फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड? दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगी, एक इलेक्ट्रो नेगेटिव होगी, फिर बॉन्ड फॉर्म होगा। इसके लिए मेटल और नॉन मेटल का होना ज़रूरी है, तो आप लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल। पार्ट 10 says
Which element has the least value of ionization? Which element has the least value of ionization energy and which element has the highest value of electronegativity? मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ और एक्सट्रीमली नॉन मेटालिक करैक्टर की वजह से, और लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू वो लिथियम की है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 है। जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, लिथियम +1 बनेगा और बॉन्ड फॉर्म करेगा। लिथियम आयन बैटरीज के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से सपोज अ न्यू एलिमेंट इज़ डिस्कवर्ड, वेयर वुड यू लाइक टू अकोमोडेट? ये अकोमोडेट होगा यहाँ पे जहाँ पे न्यूली डेवलप्ड सीरीज़ है। ये वो एलिमेंट्स हैं जो न्यूली डेवलप्ड हैं पीरियड नंबर 7 में, जिसने 118 तक शो कर दिए हैं। अब बाकी अगर वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिमेंट का जैसे कि ये हैं, तो यहीं कहीं एडजस्ट किया जाएगा। और अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ कंफर्म्ड हैं और वाकई एक जेन्युइन न्यू एलिमेंट है तो फिर उसको देखा जाएगा कि वो कहाँ पे उसकी स्लॉट किस ग्रुप और पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में होती है और पीरियोडिसिटी डिस्टर्ब तो नहीं होती। तो ये सारा मिल मिला के देखा जाएगा। बाकी फौरी तौर पर तो यहीं कहीं पीरियड 7 में उसको एडजस्ट किया जाएगा। लिख सकते हैं कि पीरियड 7 में, क्योंकि अमूमन जो नए डिस्कवर हो रहे हैं वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स के। तो ये बेसिकली प्योर ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, तो ज़ीरो एलिमेंट्स को वहीं प्लेस किया जाएगा जहाँ ऑलरेडी ज़ीरो एलिमेंट्स हैं। Part 2 says, what is the first element of the periodic table? Will it lose an electron or gain it? Hydrogen is the first element. Yes, it can lose electron as well. यही इसकी खासियत है जिसकी वजह से इसकी पोजीशन अभी कंफर्म नहीं। It can also gain one electron to form a hydride ion. तो ये मेटल्स के साथ जब मिलता है तो नेगेटिव के साथ होता है, और जब ये हेलोजेंस वगैरह या नॉन मेटल से मिलता है तो +1 में होता है। यहाँ ये -1 में। Atomic radii of boron and aluminium are 88 pm and 125 pm respectively. Which element is expected to lose electron easily? तो ये जिसका एटॉमिक साइज़ ज़्यादा है एलुमिनियम का, ये रेडिली लूज़ करेगा। एलुमिनियम विल लूज़ इलेक्ट्रॉन, रेडिली लूज़ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Al+3 ions. How would you find the atomic radius of an atom? एवरेज फाइंड करते हैं। एटॉमिक रेडियाई को डायरेक्ट मेजर करना ज़रा मुश्किल है, ये एवरेज फाइंड करते हैं। उसको पहले बॉन्ड उसका फॉर्म करवाते हैं और जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाए, कोवेलेंट बॉन्ड, तो फिर हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स कंसीडर होता है। ये पहले कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करवाएंगे, ये एक और ये दूसरा, और ये म्यूचुअली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये एक का एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियस, और ये यहाँ से जो इनका हाफ ऑफ द डिस्टेंस होगा किसी पॉइंट पे, ये जो है हम कहते हैं कि एटॉमिक रेडियस है, क्योंकि एक एटम के लिए ज़रा छोटा है। तो फिर उसका मीन निकालते हैं उसको बॉन्ड में ले जाके। Part 5 says, why is it not possible for oxygen atom to accept 3 electrons to form O3 ion like nitrogen which can? ये तो इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करेगा। इसका एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 2p4। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके -2 बनेगा, क्योंकि इसके पास गुंजाइश ही 2 की है। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस पे चलते हैं। विच इंफॉर्मेशन इज़ नीडेड टू लोकेट द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इफ़ यू डू नॉट नो इट्स एटॉमिक नंबर? इज़ इट एटॉमिक मास हेल्पफुल? एटॉमिक मास कैसे पता लगेगा जब एटॉमिक नंबर ही नहीं पता? तो ये तो बात ही गलत है। तो अगर वो रेडियो एक्टिव है, आइसोटोप का जैसे भी जिक्र किया, तो फिर उसको वहाँ पीरियड 7 में कहीं स्लॉट ढूंढ के फिक्स कर दिया जाएगा, टेम्परेरी एडजस्टमेंट कर दी जाएगी। वरना एटॉमिक नंबर अगर वो प्योर एलिमेंट है तो पता होगा। Part 2 says, how many blocks of elements are present? Are these blocks helpful? Yes, 4 blocks हैं, S, P, D and F, very helpful in studying the characteristics. Explain the variation in following properties. Atomic radius जो है ये हम बात कर चुके हैं कि लेफ़्ट से राइट जाएँ तो it increases to an extent further to an extent up to silicon at one point and then decreases because of increasing charge density. Number of shells नहीं बढ़ते, number of shells नहीं बढ़ते, number of shells don't increase, लेकिन चार्ज डेंसिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से फिर ये अब्रप्ट डिक्रीज भी फील होती है। तो और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस
increases down the group. Which physical property may lead us to know what type of bond it will form? उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स अगर हम फिज़िकली हमें पता हो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स तो पता कर सकते हैं। NS1 है मिसाल के तौर पर वैलेंस शेल, तो रेडिली वो एक इलेक्ट्रॉन जैसे सोडियम में लूज़ करेगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और फिर दूसरी साइड पे क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस केस में जो है वो आपके पास कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, आयनिक बॉन्ड। जो मेटलॉइड्स हैं वो यूजुअली कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करना पसंद करते हैं, जैसे कि कार्बन है। अब कार्बन का हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो मीथेन इज़ ए कोवलेंट स्ट्रक्चर। तो जो मेटलॉइड्स हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस नोयत की है कि ये लूज़र भी हैं और गेनर भी हैं, तो ये फिर उसको एडजस्ट करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड में जाते हैं। कह रहा है कि 4 नॉन मेटल्स बताएं जो सॉलिड स्टेट में हो। कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फ़र है, सेलेनियम है। फास्फोरस, सल्फ़र और कार्बन ये नॉन मेटल्स हैं। किसी हद तक इनमें मेटालिक करैक्टर है ज़रूर, लेकिन ये नॉन मेटालिक करैक्टर में ज़्यादा अपने आप को एडजस्ट करती हैं। तो ये वाली जो हैं ये आपको सॉलिड स्टेट में भी मिलेंगी। कार्बन उसने वैसे भी हाईलाइट किया है, मेरा ख्याल यही बात है। कार्बन, फास्फोरस, सल्फ़र और सेलेनियम ये इंटरमीडिएट पोजीशन में मेटलॉइड्स में लाई करेंगी, तो ये नॉन मेटल्स हैं। इसके अलावा एक नॉन मेटल जो सॉलिड स्टेट में आपको मिलेगी वो आयोडीन है। ये भी नॉन मेटल है और सॉलिड स्टेट में आपको मिलेगी। Part 6 says why do second and third periods have equal number of elements? ये कह रहा है कि why do second and third periods have equal number of elements while all other periods contain different number? ये बस एक सीक्वेंस से बनाया जब पीरियोडिसिटी के कॉन्टेक्स्ट में एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ के साइज़ में जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अरेंजमेंट जो है ये सूट की, क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो शुरू हुए एटॉमिक नंबर उनका आया सबसे पहले वाले का स्कैंडियम 21, तो इसलिए जो 2 और 3 हैं वहाँ पे जो ट्रांजिशन एलिमेंट वाला स्लॉट है वो खाली है। तो ये अरेंजमेंट की और उनकी प्रॉपर्टीज़ की और उनके एटॉमिक नंबर्स के सीक्वेंस ने हमें मजबूर किया कि हम उनको अलाइन करें वहाँ जहाँ वो पीरियोडिक ट्रेंड्स के हिसाब से मोस्ट सूटेड हैं, बैठते हैं। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस हैं। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल रिमार्केबल अचीवमेंट। इसके बहुत सारे आप इतने बेनिफिट्स हमने देखे हैं, फिजिकल करैक्टरिस्टिक, केमिकल करैक्टरिस्टिक, पीरियोडिसिटी के कॉन्टेक्स्ट में कि आपको काफ़ी है। बोथ लिथियम एंड बेरिलियम शो बिहेवियर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ अल्कली। ओए Part 2 says both lithium and beryllium show behavioral different from rest of alkali and alkaline earth metals. लिथियम और एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ की वजह से कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाती है, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जल्दी से इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन में चले जाएंगे, यही है बात। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ द अमेंडमेंट फॉर्म ऑफ अर्लियर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ द अमेंडेड फॉर्म ऑफ द अर्लियर टेबल डिवाइड बाय मेंडलीव। एलैबोरेट हाउ दिस टू। मेंडलीव ने एटॉमिक मैसेज ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज़ पे अरेंज किया था टेबल को, और या अब जो हम यूज़ करते हैं ये एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे है। मोज़ले की अक्सर डिस्कवरी के साथ एटॉमिक नंबर एक यूनिक करैक्टरिस्टिक जो है वो डिस्कवर हुआ। ये करैक्टरिस्टिक डिस्कवर हुआ कि ये यूनिक टू ऑल एलिमेंट्स है, क्योंकि जब डायफ्रैक्शन, ग्रेटिंग और उनकी एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वेरियस एलिमेंट्स के स्टडी किए गए तो पता लगा कि हर एलिमेंट का एमिशन स्पेक्ट्रम लाई करता है डिफरेंट नैनोमीटर रेंज में, विजिबिलिटी रेंज में या नॉन विजिबिलिटी रेंज में। तो एक करेक्ट और एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में भी एनर्जी भी एमिटेड वेवलेंथ रेडिएशन की डिफरेंट है। फिर ये फैसला किया गया कि यूनिक एंटिटी है, इसको यूज़ किया जाए तो ज़्यादा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट आएगी।